हाय एवरीवन, आज हम लोग पेपर 101 के एक और यूनिट को कवर करेंगे। हम लोग इसमें रोल ऑफ इंडिविजुअल, रोल ऑफ सोसाइटी दोनों कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने इसमें पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी वाला जो रिलेशन है वो कवर किया था। नीचे से हमने एंशियंट पुराना ट्रेडिशन भी हम लोग इसमें कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेशन कर चुके हैं। आज हम लोग पीरियडाइजेशन देखेंगे हिस्ट्री में। पीरियडाइजेशन हम लोग का दो टाइप से होता है। पीरियडाइजेशन सबसे पहले तो हम लोग पीरियडाइजेशन में देखते हैं कि उसमें कितने युगाज होते हैं या युग जो हम लोग बोलते हैं। उसके बाद एक सेकंड बेसिस है आपका पीरियडाइजेशन का, और वो भी बेसिस क्या, वो भी पीरियडाइजेशन में ही आएगा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितने हमारे पीरियड्स थे हिस्ट्री में। जैसे कि एंशियंट, मेडाइवल, और मेडाइवल में भी आपको सल्तनत और मतलब लेटर मुगल्स देखने को मिलेंगे, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मॉडर्न वाला हम लोग देखते हैं, और आजकल एक नया कंसेप्ट भी है कंटेम्प्रेरी वाला, वो हम लोग फर्दर उसको लास्ट में डील करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं। चाहे एज हिस्टोरियन हम लोग देखें या स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के नज़र से, हम लोग हमेशा जो सब्जेक्ट मैटर देखते हैं हिस्ट्री का, वो दो सेक्शन में डिवाइडेड होता है या पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइडेड होता है, जो कि ऑफन डिक्टेटेड मतलब किया जाता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ या सेट ऑफ इवेंट्स के साथ। जैसे कि हमारा वैदिक पीरियड जो इंडिया में, वो रेफ़र करता है एक ऐसे टाइम को एंशियंट इंडिया में जहाँ पे सोसाइटी जो थी वो रूल्स और नॉर्म्स से चलती थी, और वो रूल्स किसके होते थे, वो हमारे वेदास के होते थे, और वो एक सेट करता था नॉर्मेटिव कल्चर, और वो एक रिलीजियस टेक्स्ट था जो कि इंटरप्रेट किया गया अभी के मॉडर्न डे में उसी चीज़ को। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो। अनदर एग्जाम्पल हम लोग पीरियडाइजेशन का देखते हैं इंडिया में, हमारा मिडाइवल पीरियड। इस पीरियड में जो हिस्ट्री थी वो उसमें क्या हुआ, सोसाइटी ने सोसाइटी ने एक शिफ्ट मतलब अपनाया। सोसाइटी मूव्ड अवे फ्रॉम द वेदास, उपनिषद और लिटरेचर, और उसने क्या किया, एक रास्ता दिया, गिविंग वे टू फॉरेन रूल। कैसे फॉरेन रूल, यहाँ पे अभी हम ब्रिटिश पे नहीं आ रहे हैं, इन्वेडर्स आए। कौन से इन्वेडर्स आए, हमारे कुशानाज आए, जो कि इंडो ग्रीक थे, ठीक है। इंडो ग्रीक से वो मतलब इंडो ग्रीक वाले एरिया से बिलोंग करते थे। वो इंडो ग्रीक रूलर्स थे जो कि इन्वेड किए इंडिया को, ठीक है। कौन से टेरिटरी, गांधार और हमारा वेस्टर्न पंजाब के टेरिटरी, मतलब उस को कैप्चर किया था इन्होंने उधर से अटैक करके, ठीक है। ये सिग्निफाइड किया हमारे अर्ली मेडाइवल पीरियड को। जो नेक्स्ट पीरियड फिर इंडिया में आया हमारा, ये हम पीरियडाइजेशन ही देख रहे हैं। अभी मैं फिर फिगर उसके फ्लो चार्ट पे आऊँगी तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मतलब ये हमने देखा वैदिक वाला देखा पीरियड, फिर हमने अगला पीरियडाइजेशन देखा मिडाइवल का शिफ्ट कैसे हुआ, मतलब उसका वेदास उपनिषद को सब हम मतलब लोगों ने गिव अप किया। फिर फॉरेन इन्वेडर्स कुशानास को मिला ये टाइम, और वो लोग इन्वेड किए गांधार और वेस्टर्न पंजाब के एरिया में, उन्होंने कैप्चर। ये सिग्निफाई करता है अर्ली मिडाइवल पीरियड को। नेक्स्ट पीरियड जो इंडियन हिस्ट्री का था वो सल्तनत पीरियड था। हम लोग आ रहे हैं अब आपके मिडाइवल पीरियड में, और ये मिडाइवल पीरियड आपका दो पार्ट में है, एक तो दिल्ली सल्तनत और एक मुग़ल या बोलिए लेटर मुग़ल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट पीरियड था इंडियन हिस्ट्री का वो सल्तनत पीरियड था। इस पीरियड में जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट था वो इन्फ्लुएंस था दिल्ली सुल्तान्स के अंदर, ठीक है, और आगे चल के लेटर मुगल्स के अंदर, जो कि एक मतलब मॉडर्न इंडिया का हम लोग को थोड़ा सा झलक दिखलाते हैं। उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। जो अर्ली मॉडर्न इंडिया को हम लोग रेफ़र करते हैं, इसके बाद मतलब मिडाइवल में तो हम लोग को हल्का सा मॉडर्न इंडिया का झलक दिखता है कि हाँ चीज़ें ऐसी होंगी। उसके बाद फाइनली जब अर्ली मॉडर्न इंडिया आ जाता है तो ये रेफ़र करता है फर्स्ट फेज़ ऑफ कॉलोनाइजेशन को। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट फेज़ ऑफ कॉलोनाइजेशन में ज़मींदारी राइट्स को गेन किया जाता है, और ठीक है। हम लोग अब इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले पीरियडाइजेशन में एंशियन इंडिया, जिसमें किसका मतलब डोमिनेंस था, वेदास का, उपनिषद्स का, हमारे जो टेक्स्ट थे मतलब उन सब का, ठीक है।
ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा मेडाइवल मतलब शिफ्ट हुआ, लोगों ने वेदास उपनिषद को छोड़ के मतलब फॉरेन इन्वेजन को मतलब एक वे दिया। वे क्या देंगे, वो लोग खुद इन्वेड किए, जो कि इंडो ग्रीक्स थे। और वो इंडो ग्रीक्स कौन थे, वो थे आपके ये कुशानाज, ठीक है, कुशानाज। उसके बाद हमने फिर शिफ्ट देखा, मतलब ये फर्स्ट पीरियड हो गया आपका एंशिएंट इंडिया, सेकंड मतलब इन्वेजन हुआ, मेडाइवल शुरू हो रहा है। और फिर मेडाइवल मतलब पीरियड शुरू होते होते वो सल्तनत का मतलब प्रॉपर मेडाइवल पीरियड कहाँ से शुरू होता है आपका, सल्तनत पीरियड में। और हम लोग मेडाइवल पीरियड को दो पार्ट में हम लोग देखे डिवाइड, दिल्ली सल्तनत और लेटर मुगल वाला देखे थे। तो ये दोनों मतलब सल्तनत पीरियड में चलेगा। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में हम लोग ने देखा अर्ली मॉडर्न इंडिया और फिर लेटर मॉडर्न इंडिया। जो अर्ली था उसी को बोल रहे फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, जो लेटर है उसी को बोल रहे सेकेंड फेज ऑफ मतलब डीकोलोनाइजेशन के लिए स्टेप्स लिए गए थे। ये हो गया। फिर आजकल के मतलब इसमें पीरियडाइजेशन में एक और हम लोग का जो रहा है वो था प्रेजेंट कंटेंस्ट में आपका कंटेम्प्ररी हिस्ट्री, ठीक है। ये जो कंटेम्प्ररी हिस्ट्री है ये करंट मतलब ऑन गोइंग जो भी इवेंट्स हो गए हमारे 21st सेंचुरी को उसको इंक्लूड करेगा। तो ये था हमारा पीरियडाइजेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने नॉर्मली बता दिया और हाँ ये होता है, ऐसा कुछ नहीं था। जो हमारे 20th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं हिस्टोरियंस थे, वो बिलीव करते थे कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो ईजिली डिवाइड किया जा सकता है आपका 3 पीरियड में, ठीक है। और ये जो 3 पीरियड है इसमें बोलते थे ना कि शुरू का पीरियड हिंदू पीरियड है, हिंदू राजा थे। दूसरा आपका मुगल एम्पायर आ गया, वहाँ पे इस्लामिक रूल था। और थर्ड आए हम मतलब बोलते थे लोग ब्रिटिश लोग, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश वाला रूल। और ये महान काम या ये बेवकूफ़ वाला काम हमारे ये जे मिल्स का है, JS मिल्स। ये एक हिस्टोरियन है। तो इन्होंने हमारे पूरे मतलब इंडियन हिस्ट्री को इस 3 पार्ट में बांट दिया था, हिंदू पीरियड, इस्लामिक पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। और इन लोग का मानना था कि इंडिया के पास तो मतलब यही जो भी है सो है, इसमें पीरियडाइजेशन का या हिस्ट्री का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, नोशन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। फर्दर ब्रिटिश बिलीव करते थे कि जो एंशियंट इंडियंस है उनके पास सेंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग नहीं है, तो वो पीरियडाइजेशन कहाँ से लाएंगे, ठीक है। वो बोलते थे कि एंशियंट इंडियन के पास सेंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग नहीं था और पीरियडाइजेशन का जो इवेंट्स थे अकर्ड होते थे पास्ट में वो कहाँ से फिर आएंगे। हाउएवर जो रोमिला थापर है, ये बहुत ही फेमस, आप लोग जान रहे होंगे रोमिला थापर को। रोमिला थापर ने आर्ग्यू किया और बोला कि अर्ली इंडियंस के पास सेंस था हिस्ट्री राइटिंग का, और ये जो ट्रेडिशन है हिस्ट्री राइटिंग का इसको हम लोग इतिहास कहते थे, ठीक है। और ये मतलब वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। इन्होंने इनके बोले हुए ब्रिटिश के बोले हुए बातों को काउंटर किया रोमिला थापर ने, कि ऐसा नहीं है इंडियन के पास नहीं था सेंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग या पीरियडाइजेशन का, ऐसा था, बट किस फॉर्म में था अभी हम आगे देखते हैं। इतिहास जो था वो एक ओरल ट्रेडिशन था हमारे एंशियंट इंडिया में, और पास डाउन होता था एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। कैसे, मैनर ऑफ लिसनिंग में। इसी मैनर ऑफ लिसनिंग को हम लोग बोलते हैं श्रुति। श्रुति मतलब सुनना, ठीक है। और फिर था दूसरा मैनर, एक और था मतलब हमारे इतिहास को कैरी ऑन करने का, स्मृति। स्मृति था मेमोरी। जो अच्छा, एक श्रुति तो हमने लिसन कर लिया श्रुति के फॉर्म में, ठीक है, कुछ भी इतिहास हमने श्रुति के फॉर्म में ग्रैप्स कर लिया, लेकिन वो अगले जनरेशन को कैसे जाएगा, तो इसलिए था स्मृति। जो मतलब अगला जनरेशन आता था उसको जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो स्मृति के फॉर्म में मतलब अपना मेमोरी के फॉर्म में और पास ऑन करते थे, और फिर वो श्रुति बन जाता था उन लोग के लिए जो मतलब लिसन करते थे, यंग लोग। तो ये था मतलब हमारे एंशियंट इंडिया में। लेकिन इसमें रोमिला थापर बोलती हैं कि जो स्मृति और श्रुति लिटरेचर थे ये कंपोज और कोडिफाइड किए गए थे 5000 ईयर आफ्टर इनिशियल कॉम्पोजिशन। मतलब जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन होगा, ये स्मृति श्रुति चलता आ रहा होगा, उसके 5000 साल बाद इसको मतलब एक जगह किया गया। लेकिन रोमिला थापर यूज़ करती है एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को सोर्स की तरह हिस्ट्री के
सोर्स की तरह वो यूज़ करती है, ठीक है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ये सोर्सेज जो थे वो रिलीजियस थे नेचर में, ये ऐसा मेंशन करती हैं कि रिलीजियस थे नेचर में, और डिस्टिंक्शन बनाते थे एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री में और एम्बेडेड हिस्ट्री में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मतलब यहीं पे रुक जाती है, इन्होंने फर्दर अपने दूसरे वर्क्स में अपने ये बोले हुए बात को कि ये रिलीजियस नेचर में था, श्रुति और स्मृति, इसको ये काउंटर करती हैं अपने बुक में। और वो बुक था द पास्ट बिफोर अस। इस बुक में ये बोलती हैं, क्लेम करती है कि एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वो आर नॉट प्योरली रिलीजियस इन नेचर, कि ऐसा नहीं कि बस रिलीजन था उसमें, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, ये यूज़फुल होगा पॉइंट करना कि मतलब एंशियंट एपिक्स थे वो एक पीरियडाइजेशन के कंसेप्ट के साथ आते थे, ठीक है, जो भी एंशियंट एपिक्स थे हमारे। और ये जो कंसेप्ट है हमारा पीरियडाइजेशन का, ये एंशियंट इंडियन लिटरेचर स्क्रिप्चर में है, लेकिन उसको कैसे जाना जाता है, युग सिस्टम, जो हमारा युग सिस्टम था वैसे उसको जाना जाता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पुराना वाले वीडियो में उसमें युग वाला सिस्टम को समझाया है, कैसे कितने युग मिलके एक आपका ये काल बनाते हैं। तो वो सब एक बार उसको भी रेफ़र कर लीजिएगा, उसको भी हम लोग यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं। और उसी को इसने आगे मतलब समझाया है कि ये युग सिस्टम के फॉर्म में था पीरियडाइजेशन हमारे एंशियंट इंडियन लिटरेचर में या हिस्ट्री में या स्क्रिप्चर में, जो बोले मतलब था पीरियडाइजेशन हमारे हिस्ट्री में। और ये जो सिस्टम था ये कैसा था, सेलेशियल साइकिल होता था जिसको 8 पार्ट्स में ब्रोकन किया जाता था, फिर उसको फर्दर 24 फोल्ड पाथ मतलब डिवाइड करते करते मतलब हम लोग को बताया जाता है कि 1000 ऑफ साइकिल होते हैं, और साइकिल मिलके एक मतलब 8 फोल्ड पाथ कंप्लीट करके एक साइकिल ऑफ युग बनता है। ये पुराना वाले वीडियोस में बेटर तरीके से उसको मैंने बताया, तो वो आप देख सकते हो, उसमें उसी चीज़ को यहाँ पे डालना है कि युग का कंसेप्ट क्या था। हर युग कैरेक्टराइज होता था कुछ ट्रेड से, ये भी मैंने उसमें बताया उस पुराना वाले वीडियो में कि युग का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता था। और वो वैल्यूज़ जो थे मान लेते व्हेन दोज वैल्यू आर करप्टेड, तो मतलब मान लीजिए कि कोई एक युग का वैल्यू करप्ट हो रहा है तो आपका दूसरा वाला वो युग आएगा, वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे होता है। आफ्टर द युग कैरेक्टराइज बाय पीस एंड हारमनी देयर इज़ वन दैट इज़ कैरेक्टराइज बाय वायलेंस। मतलब मान लो कि कोई एक युग में पीस हारमनी है तो दूसरे में वायलेंस होना ही होना है, ठीक है, सोशल सिस्टम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ठीक है। सो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। फाइनली हम लोग आ जाते हैं, था क्या ये युग वाला सिस्टम। तो पीरियडाइजेशन में हम लोग के जो एंशियंट इंडिया पीरियडाइजेशन था उसमें फर्स्ट युग को बोलते हैं हम लोग सतयुग, दूसरे को बोलते हैं द्वापर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है ये त्रेता, और फिर आएगा हमारा कलयुग, या इसको कली भी बोला जाता है, ठीक है, इसी को हम कहीं कहीं कली भी बोलते हैं, कलयुग, ठीक है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं एक एक करके इसको। हम लोग पहले देखेंगे सतयुग। ये जो हमारा सतयुग था ये ऐसा पीरियड था जब इंडिविजुअल और नेचर मतलब हारमनी में रहते थे, बड़ा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था। हर कोई मतलब उतना ही लेता था नेचर से जितना उसका नीड था, और रिटर्न कर देते थे अगर नीड से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा सतयुग। उसके बाद हम लोग द्वापर युग में देखते हैं। ऊपर हम लोग ने देखा ना, अगर एक युग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ गुजर रहा है तो दूसरे में वायलेंस आएगा ही आएगा। तो फिर द्वापर युग जो है उसमें ह्यूमन बींग एक्सप्लॉइट करने लगे मतलब रिसोर्सेज को, और एडवांटेज लेने लगे नेचर का, ठीक है, जो कि फ्लड लेके आया। अच्छा, अब ये फ्लड वाला कंसेप्ट समझिए। ये ऐसा नहीं है कि हमारे ये मतलब हम लोग ये अपना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिंदुइज़्म स्क्रिप्चर्स में ये फ्लड का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कि ये मतलब युग ख़त्म हुआ था द्वापर फ्लड से, ये हमारे आपको इजिप्ट वाले में भी मिल जाएगा कहानी, नोआज आर्क वाला वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कहानी है। उसके बाद मेसोपोटामिया में भी एक एपिक है गिलगामेश का, सेम स्टोरी है हर जगह फ्लड का, कि ये युग मतलब ऐसा नहीं है वो लोग द्वापर युग बोलते हैं, पर वो लोग बोलते हैं कि एक युग आया था जिसमें जो मेन थे या इंडिविजुअल थे वो करप्ट हो गए थे, और फाइनली वो सब करप्शन को एंड करने के लिए क्या आया, फ्लड आया, ठीक है। अब समझिए, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट
ये जो वॉल मतलब बना द्वापर युग मतलब ख़त्म हुआ, ये मेल्ट होने से शुरू हुआ। क्या? मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप और सडन राइज हुआ सी लेवल का। और हर कल्चर का अपना अलग ही इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ का। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जाइएगा तो एक कहानी है नोआज आर्क का, मैं ये एक बताती हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। नोआज आर्क में क्या हुआ था कि जो गॉड थे वो समझ गए थे कि लोग जो हैं, मतलब उसमें जो भी वो युग बोल रहे हैं उसको, उसमें लोग करप्ट हो गए हैं और वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को और किसी चीज़ का कदर नहीं था। तो उन्होंने नोआ को गॉड ने एक इंडिकेशन दिया या ऑर्डर दिया कि आप एक ऐसा आर्क बनाओ जिसमें गॉड और उनके फैमिली रहे, नोआ खुद थे और कुछ मतलब होंगे लोग, और उन लोग के साथ वो आर्क चला और बाकी सारे लोग मतलब फ्लड में डूब गए। और नोआज आर्क जाके एक माउंटेन पे रुकता है जहाँ से मतलब फिर से मतलब रीपॉपुलेटेड होता है, मतलब फिर से संसार बसना शुरू होता है। तो ये था नोआज आर्क का कहानी। सेम कंसेप्ट है आपका इजिप्ट गॉड रा को लेके और उसके डॉटर सेखमेत को लेके। वहाँ भी ऐसा ही कहानी है कि फ्लड आया था जिसमें यही कुछ लोग बच गए थे और फिर से मतलब रीजनरेशन हुआ लोगों का, रीपॉपुलेटेड हुए लोग। फिर मेसोपोटामिया में भी एपिक ऑफ गिलगमेश है, इसमें भी यही बोलते हैं, मतलब फ्लड आता है, कैसे ये लोग बच जाते हैं और कैसे मतलब रीपॉपुलेटेड होता है, मतलब दूसरा युग आता है। अच्छा, ये सब तो आप समझ गए। अब इंडियन में ना मत्स्य पुराण है जो ये ग्रेट फ्लड का स्टोरी बताता है, कैसे हमारा युग ये द्वापर युग ख़त्म हुआ। क्या होता है द्वापर युग के एंड में इसमें एक कहानी बताया गया कि जो मतलब भगवान थे वो मत्स्य के फॉर्म में आए थे और उन्होंने ना मतलब बोट को डायरेक्शन दिखाया था किधर किधर जाना, और फाइनली वो बोट जाके माउंटेन पे रुकता और वो माउंटेन पे रुक के फिर मतलब जो बाकी पानी से सब लोग मरते उसमें से एक मनु का रीजनरेशन होता और फिर हमारा जो मतलब फिर से वर्ल्ड है रीपॉपुलेटेड हो जाता है। और फिर यहाँ पे एक और कहानी है महाभारत के एपिक का, जो स्ट्रगल हुआ था मतलब वही कज़न में, पांडव और कौरवाज में, और फिर ये युग कैसे मतलब धीरे धीरे इसका सर्वनाश हुआ, उसका कहानी है। तो ये हम लोग का द्वापर युग था। ठीक है, इसमें ये पुराण में मेंशन है, ये आपको मतलब उतना जानने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे आते हैं। इसमें यही बोल रहे हैं कि जब जब मतलब लॉस होगा रिलीजन का या लोग करप्ट होंगे तो भगवान बोलते हैं कि वो बॉर्न होंगे या किसी न किसी फॉर्म में आएंगे उस एरा को ख़त्म करके नया एरा बसाने के लिए। यही है वो यदा यदाई धर्मस्य वाला वो मतलब आपका कंसेप्ट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, त्रेता युग देखते हैं। त्रेता युग में यही है कि जो पीरियड था ये एलिमेंट था, तीन चीज़ का एलिमेंट था, पीस, जस्टिस और टेम्पोरल पावर का। ठीक है, एंशियंट टेक्स्ट में से मेंशन किया गया है। त्रेता युग का फैक्ट ये है मतलब कि ये ना लेटर वैदिक पीरियड और उसके आगे जितने भी इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में वो सब ये शो करता है, जहाँ पे गणास का फॉर्मेशन हुआ, संघास बने, और फिर वहाँ पे क्या होता था यजनाज होते थे। ठीक है, सेक्रीफाइसेस होते थे, अश्वमेध यज्ञ होता था, हॉर्स सेक्रीफाइसेस, राजसूया होता था जिसमें कोरोनेशन ऑफ किंग होता था, ये सब आप लोग को पता होगा। ठीक है, इसमें भी त्रेता युग में ना स्ट्रगल दिखाया गया बिटवीन कास्ट, मतलब ये डिपिक्ट किया गया है कि रामायण में जो मतलब राम थे, सीता थे, लक्ष्मण थे, वो सब एक कास्ट के थे, और रावण को शो किया गया कि नहीं वो लो कास्ट से थे और इसीलिए दो कास्ट में आपका कन्फ्लिक्ट हुआ और मतलब फर्स्ट कास्ट विन हुए। लेकिन फिर इसी को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है और बोला जाता है कि रावण जो थे ये मतलब ब्राह्मणिकल बैकग्राउंड से आते थे। ठीक है, हिस्टोरियन इस फैक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि रावण जो थे वो तो ब्राह्मण के मतलब सन थे, अगर आप लोग को पता होगा तो ये फिर से एक कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो त्रेता युग था वो पीरियड था हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन का और सोशल स्ट्रक्चर का नॉर्मेटिव टेक्स्ट के साथ लेटर वैदिक पीरियड में जो हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड में सब मतलब जो भी राजसूया, अश्वमेधा यज्ञ सब हम लोग को टेक्स्ट में देखने को मिलता है। ऑलराइट, त्रेता युग जब ख़त्म होता है फाइनली आपके रामायण की कहानी के साथ, उसके बाद आता है कलयुग। इस कलयुग को कैरेक्टराइज किया जाता है सफरिंग के साथ, ह्यूमन काइंड, ईविल जो सारे चीज़ होते हैं वो मतलब हम लोग को देखने को मिलेंगे, और इसीलिए इसको ना काल या जो बोलिए ब्लैक वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है कलयुग को। ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये वर्ड काल, ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इल विल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब खराब विल। ठीक है, और इस राइटर्स के अकॉर्डिंग जो एंशियंट इंडिया में होते थे वो मतलब ऐसा पीरियड ये होगा कलयुग कि इसमें ना
एक को दिखाई नहीं देगा कि मतलब फ्यूचर कितना दूर है, क्या है, मतलब जब तक करप्शन पूरा भर ना जाए उस पीरियड में पूरा हेटरेट, डेथ, डिजीज़ पूरा मतलब इतना इसमें जेनिथ पे पहुंच जाएगा, तब जाके कलयुग ख़त्म होगा और फिर एक नया मतलब आपका युग आएगा, नेचर बाकी सब चीज़ को, सराउंडिंग में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हुए। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाउएवर जो कॉलोनियलिस्ट लोग थे, वेस्टर्न हिस्टोरियन, वो अटेम्प्ट किए पीरियडाइजेशन जो है मतलब हम लोग के हिस्ट्री में उसको ना मतलब ट्राई किए कि अपने हिसाब से, अपने यार्ड से, मतलब अपने जो यूरोपियन पीरियडाइजेशन है उसके हिसाब से हमारे पीरियडाइजेशन को डिस्क्राइब करें, जबकि हमने देखा हमारा तो खुद का पीरियडाइजेशन है युग का। ये क्या करते थे, ये बोलते थे कि हिस्ट्री जो है ये ना डार्क एजेस, 13th-14th सेंचुरी जो हमने देखा वो डार्क एज वाला था। अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री में देखेंगे तो ये ना इंडिया को भी उसी से शुरू करना चाहते थे और बोलते थे कि वो एंशियंट सिविलाइजेशन का टाइम था और हम लोग के पास मतलब सेंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग नहीं था, ठीक है। और इन लोग के पास मतलब ये लोग सुपर नेचुरल डिवाइन उस सब पे डिपेंडेंट थे। अच्छा, कॉलोनियलिस्ट जो थे वो डिस्क्राइब करते थे हमारे हड़प्पन एरा को एक एंटीक्विटी, मतलब एक पुराना सा एंशियंट सा कुछ जो कि एलिवेट हुआ है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर से, जबकि डार्क एज जो था इंडिया का वो वैदिक में हम लोग देखेंगे, मतलब आपका लेटर वैदिक पीरियड्स में, ठीक है। लेकिन ये सब टेक्स्ट को ना यूरोपियन लोग कुछ मानते नहीं थे, बस रिलीजियस ट्रिटीज़ मानते थे। इस्लामिक पीरियड को हम लोग देखें तो जो आया था इस्लामिक पीरियड इंडिया में उसको ना रेनेसा ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसमें बहुत कुछ देखने को मिला। वो ऐसा पीरियड था जिसमें लॉजिक, रीज़न, रीअवेकनिंग सब हुआ था। अगर आपको पता होगा तो हमारे मतलब मुग़ल एरा में, मेडाइवल पीरियड में अकबर जो थे, ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने सती के अगेंस्ट आवाज़ उठाया था, बट अकबर थे जिन्होंने रोका था सती को, मतलब सती सिस्टम को फॉलो करने से। तो वही इस्लामिक पीरियड जो था वो रेनेसा माना जाता है इंडिया का, ठीक है। तो जो प्रोसेस था सिविलाइजिंग का नेटिव्स का इनलाइटनमेंट पीरियड में इंडियंस को, वो फर्स्ट मतलब एक्सपोज टू द ब्रिटिश एंड वेस्टर्न आइडियल फिलोसफर, इसको फर्स्ट टाइम मतलब इनके ब्रिटिश और वेस्टर्न आइडियल फिलोसफर ने देखा। अच्छा, इनलाइटनमेंट फेज जो था यूरोप में, वहाँ से ना मॉडर्न यूरोप का हिस्ट्री या रिवॉल्यूशन वाला शुरू होता है। और इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं, जो कॉलोनियल हेड्स थे दे सॉ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ मॉक वॉर। उन्होंने ना 1857 को मतलब मजाकिया वॉर लिया, क्योंकि मतलब उन्होंने तो अब हरा ही दिया था ऑलमोस्ट, कैसे भी वो फूट डाल के कुछ भी हो, तो उन्होंने इस वॉर को एक मॉक की तरह लिया, मजाक की तरह लिया और अपना ब्रिटिश जो फेज़ है वो स्टैब्लिश कर लिया। और इस स्टेज में इंडियन हिस्टोरियन ने ऑब्जेक्ट किया कि जो पीरियडाइजेशन है और क्लासिफिकेशन है ब्रिटिश पीरियड का, वो मतलब मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं है, मतलब हम लोग का भी पीरियडाइजेशन होता है, ऐसा बोला गया। एट दिस स्टेज इंडियन हिस्टोरियन ऑब्जेक्टेड टू द पीरियडाइजेशन एंड क्लासिफाइड द ब्रिटिश पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब तब से पीरियडाइजेशन का ये आवाज़ उठा और इन्होंने बोला जो ब्रिटिश पीरियड है जहाँ से भी, वहाँ से हम लोग मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री को काउंट करेंगे। तो ये हमने पीरियडाइजेशन देखा। हमने देखा मतलब कितना दो टाइप का, आप एक तो आप युगास के उसमें देखेंगे पीरियडाइजेशन, और एक हमारा ऐसे पीरियडाइजेशन है एंशियंट से शिफ्ट मेडाइवल, फिर उसमें भी सल्तनत में दिल्ली सल्तनत, मुग़ल पीरियड, फिर मॉडर्न इंडिया में दो है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, और फिर कंटेम्प्रेरी वाला जो हम लोग ने मतलब लास्ट वाला वो स्लाइड देखा। ठीक है, तो ये हम लोग का पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री था। दैट वाज इट। थैंक यू।